हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीलिम्स 2022 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पर चलाई जा रही है वो आप सभी जरूर दीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग उसी क्विज का एक डिस्कशन करेंगे और उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि वो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनको हम लोग कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जो अभी मैं अभी क्वेश्चन देख ही रहा हूँ। क्वेश्चन है कि संपूर्ण परियोजना जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों में कुपोषण में कमी आई है को लागू किया गया है किस राज्य में। ठीक है, चार विकल्प है, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश और केरल। ठीक है, तो यहां पर पूछा हुआ संपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में, संपूर्ण परियोजना के बारे में। आप लोग को यह बताना कि यह परियोजना जो कि कुपोषण मालन्यूट्रिशन को टारगेट करते हुए स्टार्ट की गई थी वो किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अच्छा, बहुत से लोग जो यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं वो जनरली क्या करेंगे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का ऑप्शन को टिक कर देंगे क्योंकि उनको लगेगा कि क्वेश्चन पूछा हुआ है तो यूपी का हो सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, संपूर्ण परियोजना एक बहुत ही मॉडल प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको असम का बोंगई गांव जो है वहां पर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये देखिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, असम। ठीक है, यहां पर आप बल्ब जो आइकन दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा जो कि सिंगल लाइनर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अच्छा, आप में से बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बड़ा करिए या क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करिए। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा स्टैंडर्ड को बड़ा करिए। देखिए एक बात समझिएगा आप लोग, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हम लोग वही दे रहे हैं जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही क्वेश्चन सारे आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, लेकिन अभी हमने स्टार्ट किया। ठीक है, अभी हम लोग आपको यहां से प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करें दिसंबर से, और हम लोग को आपको प्रैक्टिस कराना है जून तक। तो आने वाले 5-6 महीनों में जब आप डेली क्विज करोगे हमारे साथ, तब आपको स्टैंडर्ड लेवल जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम लगातार टफ क्वेश्चन देने लगेंगे तो आप ही नहीं कर पाओगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि ये पेपर बहुत ईजी है, क्विज बहुत ईजी है, वो एक बार खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपका इनमें 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो गए। ठीक है, चलिए, तो देखिए संपूर्ण प्रोजेक्ट है वो आप लोग समझिएगा। संपूर्ण प्रोजेक्ट असम का प्रोजेक्ट है और ये बहुत ही मॉडल प्रोजेक्ट है। दरअसल क्या हुआ कि माल न्यूट्रिशन के लिए कोविड के टाइम में असम के द्वारा इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की जो खासियत है वो आप लोगों को समझनी चाहिए दोस्तों। इसमें क्या है कि एक बड़ी मदर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बड़ी मम्मी का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि जो एक आंगनवाड़ी केंद्र पर अगर 2 महिलाएं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है और वो आसपास घर में रहती हैं, तो उन दोनों को बड़ी मदर बनाया जाएगा, उन दोनों एक दूसरे की दोस्त बनाया जाएगा, उन दोनों को सेम डाइट चार्ट दिया जाएगा, उन लोगों से आपस में डेली डिस्कशन कराया कि आपने अपने बच्चे के लिए क्या किया क्या नहीं किया। दरअसल एक प्रॉपर वे में एक परिवार क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है जहां पर जो महिलाएं इस एक्सपीरियंस से भी गुजर रही होंगी उनको साथ रख करके ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन को रोकने में इस स्कीम की बहुत ज्यादा योजना है, बहुत ज्यादा भूमिका है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसकी टैगलाइन दी गई है, एम्पावर्ड मदर हेल्दी चिल्ड्रन। ठीक है, एम्पावर्ड मदर और हेल्दी चिल्ड्रन। देखिए मैं इस स्कीम को इतना स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूं कि ये एक मॉडल प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसने पिछले वर्ष असम के इस गांव में करीब 1900 बच्चों को कुपोषण से बचाया है। तो अगर आपके सामने, ठीक है, अगर जो हमारे दोस्त सीजन ज्वाइन किए होंगे, जिन लोगों ने जो हमारे साथ डेली आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि अभी वहां पर शायद नवंबर माह में ही एक क्वेश्चन दिया गया था जहां पर कुपोषण पर क्वेश्चन था। ठीक है, माल न्यूट्रिशन पर क्वेश्चन दिया गया था और यूपी सरकार की कुछ स्कीम्स पूछी गई थी कि सरकार के द्वारा माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, वहां पर आप लोग केस स्टडी के तौर पर इस स्कीम का प्रयोग कर सकते हैं। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि सर मेंस के आंसर राइटिंग में इनरिचमेंट कैसे किया जाए, तो प्रीलिम्स की जो पॉइंट आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने पढ़ा संपूर्ण परियोजना के बारे में, अब इस संपूर्ण परियोजना को आप क्या करिए, इसके बारे में छोटा सा नोट कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट में, जहां पर जैसे ही अगर माल न्यूट्रिशन पर कोई क्वेश्चन आता है वहां पर इस केस स्टडी का प्रयोग करना, एक चौकोर बॉक्स में इसके बारे में लिखना है और वहां नीचे केस स्टडी के रूप में उसको चिपका देना है। ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स में जो फैक्ट पढ़ रहे हैं उसी फैक्ट को चिपकाना है मेंस के आंसर राइटिंग में केस स्टडी एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये जो संपूर्ण परियोजना है, ठीक है, दरअसल ये वहां पर जो अभी NFSH, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भी वहां पर इसने माल न्यूट्रिशन को रोकने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, और कोविड-19 के टाइम में तो इसने बहुत ही अच्छा काम किया, तो कुपोषण मुक्त भारत का सपना है उसकी दिशा में ये एक अच्छा कदम माना जा रहा है। ठीक है, इसीलिए जो इस स्कीम है इसको बहुत पुरस्कृत भी किया गया। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों। संपूर्ण परियोजना असम की एक परियोजना है जहां पर कुपोषण मुक्त भारत का सपना देखा जा रहा है। ठीक है, ये कहां पर है, तो असम के बोंगई गांव में। ठीक है, चलिए, अच्छा, जो हमारे इंग्लिश के दोस्तों वो देख सकते हैं नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो प्रॉपर इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी जो दोस्त हमारे हैं वो भी इन सारी क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं और उनको अटेम्प्ट करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
आप लोग बार बार जो ये टाइगर रिजर्व होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, उनके नाम को लेके कंफ्यूज होते हो, तो उनके नाम को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप लोग क्या करिए ना, जैसे जैसे एग्जाम में जो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं जहाँ पर ये नेशनल पार्क के बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा जाता है, आप लोगों को उनके नाम को वहीं पे याद कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, महाराष्ट्र में ये टाइगर रिजर्व अवस्थित है, ठीक है। अभी रिसेंट में टाइगर रिजर्व की संख्या में वृद्धि की गई है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अभी टोटल पूरे भारत में कितने टाइगर रिजर्व अवस्थित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है दोस्तों, कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यापक रूप से धर्म को केवल एक निजी मामले के रूप में देखता है, ठीक है। अब देखिए दो क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर आप लोगों के सामने, और पूछा है आप लोग को यह बताना है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, ये कथन गलत है कि सही है, ठीक है। तो देखिए कंफ्यूजन क्या होती है ना, मैंने जब आप लोगों से पॉलिटी का बेसिक डिस्कस कर रहा था, ठीक है, पिछले क्यूज में जो डेली क्यूज की क्लास चल रही थी वहां पर, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि प्रियम्बल जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको याद करिए और कोशिश करिए कि अंग्रेजी में याद करने का प्रयास करिए, ठीक है। हिंदी में जो लोग पढ़ते हैं वहां पर पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, और इंग्लिश में सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब देखिए जब इस क्वेश्चन का इंग्लिश दिया हुआ है वहां पर सेकुलर शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा द वर्ड सेकुलर इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कथन गलत है क्योंकि सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ध्यान रखना कि पहला कथन यहां पर गलत होगा, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यापक रूप से धर्म को केवल एक निजी मामले के रूप में देखता है। तो ये सही बात है, जो धर्म है किसी व्यक्ति का, वो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही और पहला कथन जो दिया दोस्तों वो गलत है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, केवल 2। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन एक अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी का हिस्सा इनमें से कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और कम्युनिकेशन। तो आप लोग को यह बताना दोस्तों कि द्वितीय क्षेत्र का जो हिस्सा है वो कौन सा है, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बेसिक क्लास में अर्थ जो हमारी जो बाजार होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ठीक है। जो टर्सरी सेक्टर होता है दोस्तों वो दरअसल सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है। और सर्विस सेक्टर कैसी सर्विस, तो संचार की सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन जो सर्विस है वो सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएगा। भंडारण, स्टोरेज की सर्विस भी एक सर्विस है जो कि थर्ड टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। परिवहन, ट्रांसपोर्ट भी आपका टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो परिवहन, भंडारण और संचार ये तीनों क्या है दोस्तों, ये तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है, न कि द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। तो इनमें से आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आप समझिएगा प्राथमिक क्षेत्र का मतलब जैसे कृषि और खनन, जो कि प्राकृतिक संसाधनों का हम प्रयोग करते हैं जहां पर डायरेक्टली, उनको हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र अर्थात उनका हम लोग प्रसंस्करण करते हैं, जैसे कि उद्योग, इंडस्ट्री हुआ, या फिर कृषि का जो खाद्य प्रसंस्करण होता है, फूड प्रोसेसिंग होती है, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर सही नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन गलत है यह पूछा गया है, ठीक है। 4 विकल्प है। पहला विकल्प क्या है कि अभी हाल के वर्षों में यह देश का तेजी से विकसित होने वाला उद्योग है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो रसायन सेक्टर है, जो उर्वरक सेक्टर है, उसको भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत के द्वारा बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अभी वर्तमान में बहुत तेजी से विकसित होने वाला यह सेक्टर बना है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए, जैसे कि नीम कोटेड यूरिया लेकर के आया गया, ठीक है। तो इन सारी जो प्रयास है उसके माध्यम से उर्वरक उद्योग अभी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, ठीक है। पहली बात तो पहला कथन यहाँ पर सही हो गया। अगला कथन दिया कि भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरकों का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। इसका आइडिया मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत से लोगों को होगा, मुझे भी नहीं है, ठीक है। अब इसको स्किप करते आगे 2 स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है दोस्तों कि रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर है, ठीक है। आत्मनिर्भर है ये कथन गलत है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। आपको पता होगा भारत में जो NPK है अर्थात जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के जो उर्वरक है उनमें भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं बना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों आप लोगों को, जो सी स्टेटमेंट है वो गलत है। देखिए हाँ, यहाँ पे गलत भी वही दिया हुआ है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के संबंध में भारत आत्मनिर्भर नहीं है क्योंकि भारत नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम उर्वरकों का बड़ी मात्रा में आयात करता है, ठीक है। तो सी वाला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अच्छा, चौथा स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं, पर क्या दिया हुआ है, ठीक है, कि निवेश एवं निर्मित उत्पादों के मूल्य के आधार पर यह देश का एक बड़ा उद्योग है, ठीक है। सबसे बड़ा की बात नहीं कर रहा है, लिखा कि एक बहुत बड़ा उद्योग है, यह कथन सत्य है, ठीक है।
अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट जिसको मैं लेके डाउट में था उसको यार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन था, स्टेटमेंट क्या था दोस्तों कि भारत विश्व में नाइट्रोजन उर्वरकों का तीसरा बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। ठीक है, तीसरा बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। और ये कथन दोस्तों दरअसल देखिए, ये जो आंकड़ा आधारित क्वेश्चन होते हैं ना, ये आंकड़ा हर वर्ष चेंज होता है। ठीक है, तो मुझे याद आ रहा है कि अभी हम लोग ने जब पीसीएस के लिए हम लोग बैच चला रहे थे, वहां पर हमने जो पढ़ाया था उसके अनुसार भारत दूसरे नंबर पर था। ठीक है, अब मेरे हिसाब से यह कथन गलत होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा करिएगा आप लोग, इस स्टेटमेंट को आप लोग एक बार क्रॉस वेरीफाई करिएगा और कमेंट सेक्शन में प्रॉपर बताइएगा कि जो ये स्टेटमेंट है कि भारत जो विश्व में नाइट्रोजन उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक, कितने नंबर पर भारत उत्पादक है। ठीक है, देखिए पहले नंबर पर चाइना है, ये कंफर्म है। दूसरे नंबर पर इंडिया है कि यूएसए है, इसको लेकर मैं डाउट में हूं, तो इसको एक बार आप लोग कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ठीक है, देखिए कहा नहीं होगा, ये ऊपर जो बिंदु लगाया गया गलत है। ठीक है, कहा था। ठीक है, किसने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, 4 विकल्प है, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर और अरुणा आसफ अली। ठीक है, आप में से बहुत से लोग ये बात सोच रहे होंगे, ये बात सत्य भी है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का जो बाद में जो स्वरूप था, जो कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा का कारण बना, ठीक है, वो बाद का परिणाम था। उससे पहले 1920 से पहले मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में शामिल थे, वो हिंदू और मुस्लिम के एकता की बात करते थे, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरोजनी नायडू के द्वारा इनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया था। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसका आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, बहमनी राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, यह प्रश्न यहां पर पूछा हुआ है। ठीक है, 4 विकल्प है, मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान और सिकंदर शाह। तो आप लोगों को पता होगा बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो हसन गंगू था। ठीक है, तो हसन गंगू सही इसका आंसर हो गया। और यहां पर दिया हुआ कि बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू था, जो कि एक ब्राह्मण का नौकर था। इसने 1336 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों कि जीन के ये मतलब जीन की बात कर रहा है। ठीक है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लेता हूं, क्योंकि मुझे साइंस के जो टर्म्स होते हैं ना वो हिंदी में समझ में नहीं आते। ठीक है, मुझे वो टर्म जनरली इंग्लिश में समझ में आते हैं, तो मैं एक बार इंग्लिश पढ़ लेता हूं। लिखा हुआ है कि सीक्वेंस बेस्ड चेंज विद इन अ जीन इज कॉल्ड द ब्रीडिंग, क्लोनिंग, म्यूटेशन एंड द फ्यूजन। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, सीक्वेंस बेस्ड चेंज विद इन अ जीन इज कॉल्ड द म्यूटेशन। ठीक है, समय के आधार पर जो उत्परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? जीन के भीतर अनुक्रम आधारित परिवर्तन। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखना दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? म्यूटेशन होता है। ठीक है, उत्परिवर्तन होता है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पक्षीय हस्तांतरण भाग होते हैं। ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं यहां पर दोस्तों, और यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होते हैं? तो भुगतान संतुलन के चालू खाता का भाग होते हैं। ठीक है, सॉरी यहां पे मैंने आंसर बता दिया, इसका आंसर क्या होगा? ए। अब आप समझिएगा दोस्तों कि एक पक्षीय हस्तांतरण क्या होता है, चालू खाता क्या होता है, पूंजी खाता क्या होता है, भुगतान खाता क्या होता है, ये सारे जो की टर्म्स हैं ये इकोनॉमिक्स के बेसिक टर्म्स हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप तुरंत इकोनॉमिक्स की जो बेसिक रेफरेंस की बुक होती है या फिर जो भी आप सोर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसको तुरंत पढ़िए, उसको कंप्लीट करिए। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो कि अगर आपके जो बेसिक्स नहीं तैयार है, अगर आपके बेसिक जो टर्म्स है, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स को लेकर के वो अगर नहीं है तो इकोनॉमिक्स के ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक पक्षीय हस्तांतरण क्या होता है कि भुगतान संतुलन के चालू खाता का हिस्सा होता है। देखिए चालू खाता और पूंजी खाता 2 हिस्सा होता है। ठीक है, चालू खाता में दरअसल उन खातों को रखा, उन ट्रांसफर्स को रखा था, उन हस्तांतरण को शामिल किया जाता है जो कि किसी संपत्ति का न तो सृजन करते हैं न तो उसका विनाश करते हैं। ठीक है, और पूंजी खाता क्या होता है कि जिनमें किसी ना किसी संपत्ति का सृजन हो रहा होता है, जैसे कि ऋण देना। ठीक है, या फिर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। चालू खाता मतलब क्या हुआ, जैसे मानिए आपने लोन लिया है। ठीक है, आपने लोन लिया तो एक पूंजी क्रिएट हुई, वो पूंजी जाएगी आपके पूंजी खाता के अंतर्गत। ठीक है, और उस लोन पर जो आप ब्याज चुका रहे हैं वो आपका चालू खाता के अंतर्गत जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ब्याज चुका रहे हैं लेकिन आपकी जो मूल धनराशि है वो अभी वैसी की वैसी है, वो जो संपत्ति थी वो खत्म नहीं हुई है, उस संपत्ति का आपने निपटारा नहीं किया है, इसलिए वो चालू खाता में जाता है। ठीक है, तो चालू खाता मतलब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमीर उल अमरा की उपाधि किसे प्राप्त होती थी। ठीक है, 4 विकल्प है, स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने वाले सेनापति, युद्ध में जीते गए गुलाम,
अफरासियाब के वंशज और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अमीर उल अमरा, अच्छा पिछले बार भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था जहां पर उत्तराधिकारी उसका आंसर था, ठीक है, वली करके क्वेश्चन था। तो ऐसे जो आर्ट एंड कल्चर के मतलब जो मिडिवल हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनको आप लोग नोट कर दीजिए, ठीक है। ये याद होंगे भी नहीं, इनको नोट कर लीजिए और रिवीजन करने का प्रयास करिए, तब जाकर आप लोग वो सारे जो टर्म्स है वो याद होते जाएंगे, ठीक है। अमीर उल अमरा, देखिए अमीर के नाम से मैं ये सोच रहा हूँ कि अमीर है तो कोई किसी क्षेत्र का मालिक होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए दिया हुआ है कि स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने वाले सेनापति, मुझे लग रहा है ये आंसर सही होगा। हाँ देखिए ये आंसर सही भी है, अमीर उल अमरा स्वतंत्र क्षेत्र स्थापित करने वाले सेनापति थे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, ए वाला। तो देखिए ये हमारे दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन जो हमारी क्विज चल रही है वो खत्म हो गई। आप सभी दोस्त, ठीक है, आप सभी डेली 8 बजे से 9 बजे के बीच में जब क्विज होती है, आप लोग प्रॉपर इस क्विज को दीजिए, ठीक है, टाइम पर दीजिए। देखिए अभी हिंदी वालों में 103 लोगों ने, इंग्लिश वालों में 51 लोगों ने करीब दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एनालिसिस करने को मिलेगा कि 45% लोगों ने यहाँ पर सही आंसर दिया हुआ है, 24% लोग गलत क्यों दिए, 15% क्यों गलत दिए, वो आप लोगों को समझने को मिलेगा। तो इस क्विज का फायदा ये है। दूसरी बात दोस्तों, इसके साथ ही साथ प्रीलिम्स की प्रॉपर टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जहां पर यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, ठीक है। यूपीएससी की जो टेस्ट सीरीज दोस्तों, उसकी प्राइस है आपकी 2000 रुपए और पीसीएस की टेस्ट सीरीज की प्राइस आपकी 1500 रुपए। तो आप सभी दोस्तों एक बात समझिएगा ध्यान से, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, और मतलब हमारी टीम में से हर मेंबर आप लोगों से बार बार ये बात कह रहा है कि अगर आप आज टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कारण समझिएगा, मैं आपको कारण एक्सप्लेन करता हूं और आप खुद सोचिएगा इसका लॉजिक, ठीक है। एक व्यक्ति हुआ है, एक स्टूडेंट हुआ, एक एस्पिरेंट हुआ है, जिसने कि नवंबर में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, वह रेगुलर टेस्ट दे रहा है, टेस्ट के नोट्स बना रहा है, उसका रिवीजन कर रहा है और प्रिपेयर हो रहा है अपने आप को, ठीक है। और एक व्यक्ति जो अप्रैल महीने में आएगा, कहेगा सर मुझे टेस्ट सीरीज चाहिए, हमें क्या है, हम तो देखिए मार्केट लेके बैठे हुए, ठीक है, हमको चाहिए पैसा, ठीक है, हम अपनी टेस्ट सीरीज को देंगे, उसको ज्वाइन कराएंगे, वो 1 महीना पहले ज्वाइन करेगा, फिर कहेगा सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ आपकी गलती से, क्योंकि आपकी टेस्ट सीरीज बहुत खराब थी, ठीक है। कारण क्या दोस्तों, अगर आप एक 6 महीने तैयारी करने वाले एस्पिरेंट से टक्कर देना चाहते हैं तो आपको भी 6 महीने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, ठीक है, वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो गूगल मीट के लिंक क्रिएट होती है, वहां पर लाइव टेस्ट देते हैं, कैमरा में इन्विजिलेटर सामने बैठा होता है, टीम हम लोग की देख रही होती है और वो लोग सामने लाइव बैठ करके टेस्ट दे रहे होते हैं। उससे फायदा क्या होता है दोस्तों कि जो 2 घंटे का जो प्रेशर होता है, एग्जाम प्रेशर होता है, वो आपको देखने को मिलता है और उससे जो है आपकी प्रैक्टिस जो है, जो एग्जाम टेम्परामेंट होता है 2 घंटे का, वो क्रिएट होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो हमारी टेस्ट सीरीज चलती है वो हम लोग OMR सीट पर कराते हैं, ठीक है। तो OMR सीट पर क्या होता है कि जब आप OMR सीट पर देने की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एग्जाम में जो OMR सीट मिलती है उसको अटेम्प्ट करने की आदत बनती है, हैबिट बनती है। कई बार ऐसे साथी होते हैं जिन्होंने टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत सारी की होती है, ठीक है, उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन उनको OMR सीट पर टेस्ट देने की आदत नहीं होती है, ठीक है। तो समस्या क्या आती है कि OMR सीट भरते समय वो 2-3 क्वेश्चन इधर उधर कर देते हैं, और 2-3 क्वेश्चन मतलब क्या होता है, 6-7 नंबर आपके पानी में गए, ठीक है। और वो पानी में नंबर 6-7 नंबर आप सभी जानते हो कि 1 नंबर का इस एग्जाम में कितना महत्व होता है। तो ये बात आप लोग समझिए दोस्तों, आपको आज से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। मतलब मुझे लगता है कि मार्केट में अभी तक की सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज ये आप लोगों के लिए उपस्थित कराई गई है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। कॉन्टैक्ट नंबर जो ऊपर दिया है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां पर बात कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर है 8840751912, यहाँ पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप 9519780078 पे कॉल करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका टेस्ट सीरीज का डिटेल है। और आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर लगातार क्लासेस अपडेट की जा रही है, लगातार हर टॉपिक पर क्लास ली जा रही है। आप देख रहे होंगे अभी एथिक्स की डायरेक्ट क्लास चल रही है यहाँ पर, ठीक है, लाइव क्लास चल रही है, सत्यप्रकाश सर क्लास ले रहे हैं। तो ऐसी ही सारी क्लासेस हमारे चैनल पर उपस्थित कराई जा रही है, ठीक है। विजन के जो करंट अफेयर्स का जो अभी तक सभी स्टूडेंट के मन में करंट अफेयर्स को लेकर बहुत ज्यादा डर बना हुआ था, ठीक है। तो उस डर को खत्म करते हुए हम लोग के द्वारा जुलाई और अगस्त दोनों महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट कराया गया, ठीक है। जुलाई महीने का हो चुका है, अगस्त महीने का चल रहा है। यहां पे भी 17 दिन से लगातार क्लास चल रही है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा लगातार 17 दिन करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 9 बजे चली है। और ये क्लास आप लोग के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग देख करके उसको जो है नोट्स बना सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी हिंदी का, इसको आप सभी लोग ज्वाइन करिए। इसकी जो लिंक है दोस्तों वो आप लोगों को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और डेली क्विज में पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। ये तो हमारी फ्री इनिशिएटिव है। जो डेली क्विज चल रहा है दोस्तों प्रीलिम्स का, वो हमारा एक फ्री इनिशिएटिव है जो कि आप सभी के लिए, उसके साथ ही साथ
मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए डेली शाम को 6 बजे 2 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था गौरव सर के द्वारा। तो वह भी एक फ्री इनिशिएटिव है जो कि हमारे द्वारा स्टार्ट किया गया था। इन सबको आप पार्टिसिपेट करिए, इन सब से जुड़िए और लगे रहिए दोस्तों हम लोगों के साथ। रिजल्ट सकारात्मक होगा, पॉजिटिव रिजल्ट होगा। ठीक है, सभी दोस्तों को जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।